बार परीक्षा, कौन कौन सी परीक्षा, जो शिक्षक बनने की आस में जितना टीईटी लगा दीजिए उसमें सभी तरह की परीक्षाओं को दे करके वो सड़क पर हैं, उनका भविष्य अंधकारमय है। अब कहा जा रहा है जो कि बीपीएससी की परीक्षा दीजिए। शिक्षक ही अगर उद्वेलित रहेंगे, शिक्षक ही अगर आंदोलित रहेंगे, शिक्षक ही अगर असंतुष्ट रहेंगे, वैसे शिक्षकों के लिए पूर्व की सारी नियमावली में प्रोन्नति का प्रावधान था, लेकिन इस नियमावली में कुछ भी नहीं, उसके बारे में प्रोन्नति शब्द ही अंकित नहीं है। कार्यानुभव को नजरअंदाज कर दिया गया। दूसरी बात, गैर शैक्षणिक कार्यों में आप धड़ल्ले से शिक्षकों को लगाते हैं और सदन में बोलते हैं नहीं ये नहीं किया जाएगा, सिर्फ चुनाव में लगाया जाएगा। अभी जातिगत जनगणना चल रही है, बीएलओ का काम होता है, अब सब में लगाते हैं और शिक्षकों की कमी है, भारी कमी है। मुझे लगता है जो कि जिस तरह से किया गया है उसमें नियुक्तियां भी नहीं हो सकेगी नियुक्तियां। इन परीक्षाओं में धांधली नहीं होती है। अलबत्ता बीपीएससी में आप धांधली की बात कीजिए, वहां धांधली होती है, वहां धावा दल भी बनता है और छापेमारी भी होती है। किसी को प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पता, किसी को राष्ट्रपति के बारे में नहीं पता, कोई सोया हुआ है। तो गुणवत्ता को लेकर सवाल तो इन नियोजित शिक्षकों पर उठते रहे हैं शुरू से। तो इनको अगर सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया अगर, तो फिर दिक्कतें तो वहीं बनी रहेगी। प्रश्न ये है, आज ये सवाल उठ रहा है, अगर डिग्री लाओ नौकरी पाओ नहीं था, क्या उस समय ये सवाल नहीं उठता था? समाज में शिक्षकों के लिए इस ढंग से एक माहौल बनाया जाता है जो कि शिक्षक पढ़ाते ही नहीं हैं। तो भाई मैं पूछता हूं जो कि इतना अच्छा रिजल्ट कहां से हो जाता है? तब तो स्कूल बंद कर देना चाहिए, तब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ही रखना चाहिए। ये सब बहाना है। शिक्षा विभाग संवेदनहीन है। आप नियमावली का विरोध करते हैं? नियमावली से असंतुष्ट हैं हम। असंतुष्ट हैं, विरोध भी है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर हाल ही में एमएलसी के चुनाव कराए गए थे। रिजल्ट सबके सामने आ चुका है और एक बार फिर से कोसी शिक्षक निर्वाचन सीट पर संजीव कुमार सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जेडीयू के उम्मीदवार थे, चौथी बार लगातार उन्होंने चुनाव जीता। तो सबसे पहले आपसे यही सवाल रहेगा, कोसी की शिक्षक जनता ने चौथी बार आपको सदन में भेजा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सही कहा जा रहा है, चूँकि लोकतांत्रिक आस्था जिनकी मजबूत होती है तो देखा जाता है और कहा भी जाता है कि लोकतंत्र के मालिक मतदाता ही होते हैं, और उसमें भी बौद्धिक मतदाताओं ने मुझे निर्वाचित करके यहाँ अपने हक हकूक़ और संघर्ष के लिए यहाँ भेजा है। तो निश्चित रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और जो उसके साथ साथ शुभचिंतक हैं, जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उन्होंने भी इस मुहिम में अपने अपने स्तर से मदद की है। तो मैं निश्चित रूप से आभार व्यक्त करता हूं और आपके चैनल के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। बिहार की सरकार ने अभी हाल ही में एक नई शिक्षा नियमावली 2023 कैबिनेट ने उस पर मुहर लगाई, लेकिन जब से मुहर लगी है तब से शिक्षकों के अंदर और साथ ही साथ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यानी शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे थे, नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, उनके अंदर रोष देखने को मिल रहा है। आप कैसे इस नियमावली को देखते हैं? देखिए, किसी भी निर्णय का 2 पक्ष होता है। अगर जमात के लिए कोई भी निर्णय होता है देश और राज्य में, तो उसका 2 पक्ष होता है। एक सैद्धांतिक पक्ष होता है और दूसरा व्यवहारिक पक्ष होता है। व्यवहारिक पक्ष ज़्यादा मजबूत होता है। आप आज देख रहे होंगे, किन्हीं का भी परिवार हो, जो उनका आंतरिक स्रोत है आय का, उस बजट का अधिकांश हिस्सा बच्चों के शिक्षा दीक्षा में चला जाता है। और शिक्षक ही अगर उद्वेलित रहेंगे, शिक्षक ही अगर आंदोलित रहेंगे, शिक्षक ही अगर असंतुष्ट रहेंगे, खास करके जो रीति और नीति है, तो निश्चित रूप से उसका बुरा प्रभाव छात्र छात्राओं पर भी पड़ेगा। और ये जब से नियोजन नियमावली बनी, मैं सबसे पहले सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आखिर 17 साल के बाद नियोजनवाद की दुनिया से शिक्षकों की नियुक्ति को पहली बार 17 साल के बाद निकाला गया। लेकिन निकालने के क्रम में शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रस्ताव बनाया गया, जो भेजा गया, जिस नियमावली के बारे में आप कह रहे हैं, जो 10 अप्रैल को अधिसूचित हुआ, उसके व्यवहारिक पक्ष को आप थोड़ा देख लें।
जो शिक्षक बनने की आस में जितना टीईटी लगा दीजिए, उसमें सभी तरह की परीक्षाओं को दे करके वो सड़क पर हैं, उनका भविष्य अंधकारमय है। अब कहा जा रहा है जो कि बीपीएससी की परीक्षा दीजिए। सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने ये नियम बनाया जो कि अब जो भी शिक्षक होंगे वो प्रशिक्षित होने के उपरांत ही शिक्षक बन सकेंगे, उनकी पात्रता प्रशिक्षित शिक्षकों की ही होगी, बन सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सब प्रशिक्षित हैं, पात्रता परीक्षा भी जो लिया गया है या जो पूर्व से 2006 से 2020 तक कार्य कर रहे हैं, उनके लिए दक्षता मूल्यांकन परीक्षा लिया गया। उस परीक्षा में भी खरे उतरे लोग। वैसे शिक्षकों के लिए पूर्व की सारी नियमावली में प्रोन्नति का प्रावधान था, लेकिन इस नियमावली में कुछ भी नहीं, उसके बारे में प्रोन्नति शब्द ही अंकित नहीं है। अच्छा। मैंने पत्र भी लिखा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, मैंने इस संदर्भ में पत्र भी लिखा है जो कि इस पर पुनर्विचार करें। तो ये अगर उम्र के ढलाव पर कोई शिक्षक आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको कह रहे हैं जो कि नए शिक्षक के साथ आप परीक्षा में बैठिए, तो ये हमको लगता है कहीं ना कहीं ये व्यवहारिक पक्ष को भूल जाया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत ही ये गलत प्रस्ताव और सहज प्रस्ताव भेजा गया। आप समझ लें जो कि 55 वर्ष जिनकी आयु है 5 वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे, 56-57 जिनका है 3 वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे, उनके साथ जो नवनियुक्त शिक्षक होने वाले हैं वो उस परीक्षा में बैठेंगे, तो उनके कार्यानुभव को नज़रअंदाज कर दिया गया। मेरी आपत्ति यहीं पर है, कार्यानुभव को नज़रअंदाज कर दिया गया। दूसरी बात, गैर शैक्षणिक कार्यों में आप धड़ल्ले से शिक्षकों को लगाते हैं और सदन में बोलते हैं नहीं ये नहीं किया जाएगा, सिर्फ चुनाव में लगाया जाएगा। अभी जातिगत जनगणना चल रही है, बीएलओ का काम होता है, अब सब में लगाते हैं और शिक्षकों की कमी है, भारी कमी है, नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी। अब देखा जाए नियुक्तियां होंगी, लेकिन मुझे लगता है जो कि जिस तरह से किया गया है उसमें नियुक्तियां भी नहीं हो सकेगी, नहीं हो सकेगी नियुक्तियां। मांगा जा रहा है, आज से पहले मांगा जा रहा था नियोजन इकाई से, कल से मांगा जा रहा है नई अधिसूचना के तहत। ये मांगने और लेने की प्रक्रिया में ये नियुक्तियां ऐसे नहीं हो सकती है। अभी जब प्रोन्नति का प्रावधान पूर्व की नियमावली में था, तो जो भी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक या जो भी पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, तो सबके लिए प्रोन्नति सेवा में, सेवा संहिता में प्रोन्नति का प्रावधान है। अगर आप उनको प्रोन्नति दे करके राज्यकर्मी का संवर्ग का दर्जा, राज्यकर्मी का दर्जा दे देते हैं, तो निश्चित रूप से दुगुने उत्साह से, चौगुने उत्साह से वो बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन वो तो नहीं किया गया। तो कुल मिला करके ये जो फ्रेशर्स जो आएंगे, जो पहली बार प्रशिक्षित होने के बाद किसी भी आयोग या बीपीएससी के द्वारा इस पात्रता के लिए अपनी परीक्षा देंगे, उनके लिए वो ठीक है। लेकिन कई अभ्यर्थी जो सड़क पर कई दिनों से, कई वर्षों से आंदोलित हैं, वो लोग परीक्षा उत्तीर्ण कर गए हैं, लेकिन उनकी भी नियुक्ति नहीं हुई, पात्रता परीक्षा जी। और जो दक्षता मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण हो गए हैं, उनके लिए तो खैर कतई नहीं होना चाहिए। और ऐसे शिक्षकों की संख्या कुल मिलाकर के लगभग 4 लाख है। बहुत से लोग हैं सोशल मीडिया पे जो इस नियमावली का समर्थन कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये परीक्षाएं ठीक हैं। इसके पीछे वो कारण ये दे रहे हैं कि सीटेट हो या एसटीईटी हो, बीटेट हो, जितने भी टीईटी एग्ज़ाम होते हैं उसमें धांधलियां होती हैं, पैसे का खेल होता है, और ऐसे लोग अगर डायरेक्ट नियुक्त हो जाएं तो शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधरेगी। तो इसको आप कितना सही मानते हैं? नहीं, देखिए, वो सबसे बड़ी बात है जो कि जितनी भी एस्टेट हो, सीटेट हो, दक्षता मूल्यांकन हो, इसमें आज तक मैं भी एक शिक्षक प्रतिनिधि हूँ, इन परीक्षाओं में धांधली नहीं होती है। अलबत्ता बीपीएससी में आप धांधली की बात कीजिए, वहाँ धांधली होती है, वहाँ धावा दल भी बनता है और छापेमारी भी होती है। लेकिन इन परीक्षाओं में मैंने आज तक नहीं सुना है, न कहीं पढ़ा है, नहीं सुना है। परीक्षा अच्छी चीज़ है, लेकिन परीक्षा जब एक तरह की परीक्षा, आप विशेष परीक्षा आपने ले लिया है, मैं तो कह रहा हूं आपको दक्षता मूल्यांकन परीक्षा, तो दक्षता मूल्यांकन परीक्षा जो उत्तीर्ण हो गए हैं, अब कितनी बार परीक्षा लेंगे आप? अब प्रोन्नति का नियमावली में जो रखा हुआ है प्रावधान, उसको कहाँ आप हटा करके फेंक दिए आप? ये गलत है, ये गलत है। हमको लगता है इस नियमावली पर गंभीरता से पुनर्विचार होना चाहिए। चूंकि शिक्षक आपके हैं
और आपने उन शिक्षकों को शुरू से लेकर के आज तक अग्नि परीक्षा में आपने अग्नि परीक्षा ली है और उसमें वो खरे उतरे हैं। अब रेस में आप अगर किसी को लगाते हैं तो 55 वर्ष के उम्र को भी कहिएगा 1000 मीटर दौड़िए इतना मिनट में, और 30 वर्ष के भी लोगों को कहिएगा इतना मिनट में दौड़िए, तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन आप उनके ज्ञान कौशल को, आप उनके शिक्षण कला को, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक जो पहले से कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं, उन पर कई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं। आप देखते ही हैं कि किसी को प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पता, किसी को राष्ट्रपति के बारे में नहीं पता, कोई सोया हुआ है। तो गुणवत्ता को लेकर सवाल तो इन नियोजित शिक्षकों पर उठते रहे हैं शुरू से। तो इनको अगर सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया अगर, तो फिर दिक्कतें तो वहीं बनी रहेगी। देखिए, दोनों दो जगह है। अच्छा। मैं तो इसको अन्यथा नहीं लिया जाएगा। जितने इस तरह के वीडियोस देखते हैं, कुछ उसमें सत्य भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर असत्य होते हैं। वीडियो तो बना बनाया होता है, लेकिन प्रश्न ये है, आज ये सवाल उठ रहा है, अगर डिग्री लाओ नौकरी पाओ नहीं था, क्या उस समय ये सवाल नहीं उठता था? अब अगर एक केस निगेटिव पकड़ा जाता है या देखा जाता है तो उसको समूचे शिक्षक समुदाय के लिए वो नकारात्मक रूप से देखा जाता है। समाज में शिक्षकों के लिए इस ढंग से एक माहौल बनाया जाता है जो कि शिक्षक पढ़ाते ही नहीं हैं। तो भाई मैं पूछता हूं, जो कि इतना अच्छा रिजल्ट कहां से हो जाता है? तब तो स्कूल बंद कर देना चाहिए, तब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ही रखना चाहिए। आखिर इतना 30 लाख लड़के परीक्षा दिए, 30 लाख, आप सुन लीजिए, छोटी संख्या नहीं है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में 30 लाख लड़कों ने परीक्षा दिया, कितना अच्छा रिजल्ट हुआ। तो अब कहा जाएगा नहीं, ये शिक्षकों के बदौलत नहीं हुआ, ये अभिभावक ने अपने छात्रों को पढ़ाया तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो पढ़े, या छात्र अपने स्व अध्ययन किए इसलिए हुआ। ये सब तो तर्क वितर्क की बात है, तर्क उतर्क की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात अभी नियमावली की हो रही है। नियमावली पर पुनर्विचार होना चाहिए और इसमें एक्सपीरियंस को, जो वर्क एक्सपीरियंस है, जो अध्यापन का अनुभव इतने दिनों का है। हम महाविद्यालय में शिक्षक हैं, महाविद्यालय में 2-3 तरह की प्रोन्नति होती है। आप महाविद्यालय को हटा दें, विद्यालय में, इसी विद्यालय में जिस विद्यालय के ये लोग शिक्षक हैं, इसमें भी प्रोन्नति होती थी। यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे, आप देख लें नियमावली, 50% प्रोन्नति से प्रधानाध्यापक बनते थे और 50% बीपीएससी से जाते थे। तो सब तो होता ही था। तो जब 50% प्रोन्नति से प्रधानाध्यापक जाते थे, अब एक चीज है, उसमें शिक्षा मंत्री जी का एक क्लिप चल रहा है, वो कह रहे हैं हम आकर्षक सैलरी देंगे, राज्य संवर्ग देंगे। यहाँ भी लोचा है। ये आकर्षक सैलरी, अगर वो पूर्व से, जो आज से 2006 से पहले सैलरी दी जाती थी, उससे भी अगर अच्छा देंगे तब तो आकर्षक की परिभाषा निकल जाती है, जो कि बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये तो रहस्यमय है, क्योंकि आपने उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो हेडमास्टर बने, आपने कठिन से कठिनतम परीक्षा ली, उसमें जो प्रधानाध्यापक बने, प्रधान अध्यापक बने, उनको आपने एक नया स्केल दे दिया, पुराना स्केल नहीं दिया, राज्यकर्मी का दर्जा दिया। तो मैं तो उसी के आधार पर कह रहा हूं, जो कि आकर्षक शब्द भी संदेहास्पद है। स्थानांतरण का मुद्दा जिसमें एक भी पैसा सरकार को नहीं लगेगा। बहुत सारे दिव्यांग शिक्षक हैं, महिला शिक्षिकाएं हैं, पुरुष शिक्षक हैं, उनके लिए स्थानांतरण में जब कोई वित्तीय भार नहीं है तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर बन रहा है? हमको लगता है उपग्रह पर प्रक्षेपास्त्र ले जाया जाएगा। कभी आता है ट्रायल हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो रहा है। सरकार कभी भी कर सकती है। अब फिर कुछ देर में कहा जाएगा जो कि अब विज्ञापन प्रकाशित हो गया, अब स्थानांतरण नहीं होगा। ये सब बहाना है। शिक्षा विभाग संवेदनहीन है। आप नियमावली का विरोध करते हैं? नियमावली से असंतुष्ट हैं हम। असंतुष्ट हैं, विरोध भी है। 7वें चरण की जो बहाली की मांग अभ्यर्थी कर रहे थे, आपको क्या लगता है उसको किस तरीके से करना चाहिए? अब तो किस तरीके से, क्या तरीका ही, अब जब नियमावली आ गई है तो अब इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा, इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा। ये तो सभी, देखिए, मेरे से ऊपर सभी संघ संगठन है, शिक्षकों का संघ संगठन है। कोई भी संघ संगठन किसी भी प्रतिनिधि से बहुत ऊपर होता है। मैं संघ संगठन की कद्र भी करता हूँ। सरकार ने भी संवैधानिक दर्जा दिया है। सब अपने अपने अभिव्यक्ति को दर्ज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे, आपकी चैनल
से भी आपको पता चल रहा होगा बहुतेरे चैनल से, जो कि सब जगह इस नियमावली का कमोबेश विरोध हो रहा है। मैं पुनः कह रहा हूँ, परीक्षा बहुत ये नहीं है, शर्त नहीं है, लेकिन कितनी बार परीक्षा, कौन कौन सी परीक्षा? ये परीक्षा देते देते तो लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे। क्या मिला शिक्षकों को? कुछ नहीं मिला। वो बीमार भी होते हैं तो उनके लिए कोई इलाज का ये नहीं है। पेंशन योजना, एनपीएस जो अन्य कर्मियों को है, एनपीएस भी लागू नहीं किया गया, ईपीएफ लागू किया गया। तो आप उससे काम, शिक्षण छोड़ करके अन्य काम भी उनसे लेते हैं, लेकिन उनको जिस तरह से पुरस्कृत करना चाहिए, उनके मेधा को, उनकी प्रतिभा को, उनके कार्यानुभव को जिस तरह से देखा जाना चाहिए, उस तरह से सरकार उस नज़रिए से देखे। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति से ये सब संभव हो सकता है। ये जो नई नियमावली आई अभी, जिस पर कैबिनेट की मुहर लगी और इस प्रकार की आई, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं शिक्षा विभाग को जिम्मेदार मानता हूं। प्रस्ताव नीचे से ही भाई साहब बढ़ता है। शिक्षा विभाग से प्रस्ताव बढ़ा तो शिक्षा विभाग आज तक हम लोग बराबर जाते रहते हैं, सत्र में भी उठाते रहते हैं सवाल। शिक्षक प्रतिनिधियों को बुला करके, पहले भी होता था, मैंने देखा है, मेरे पिताजी भी विधान पार्षद थे, मैंने उस समय देखा है, बुला करके शिक्षा विभाग में माननीय शिक्षा मंत्री जी बुलाते थे और सबसे सलाह लेते थे। करना था कभी नहीं लिया गया है, तो इस बार कहाँ लिया गया? कभी नहीं लिया गया है, कभी नहीं। ये शिक्षा विभाग को हर वक्त चाहिए जो कि हम संघ संगठन को भी बुलावें, हम शिक्षक प्रतिनिधियों को भी बुलावें और उनसे बुला करके उनका सुझाव लें। मानना या ना मानना वो सरकार का काम। तो आप तो जेडीयू में हैं, जेडीयू से एमएलसी हैं, सरकार आपकी है, बातचीत हुआ इस मुद्दे पर? नहीं, सरकार आपकी भी है, सरकार मेरी नहीं है। देखिए सरकार आपकी सरकार में है। नहीं, ठीक है, सत्ता पक्ष से हूँ, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, सरकार में मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, विधायक सरकार में नहीं होते हैं। सत्ता में भले रहते हैं, पक्ष और विपक्ष होता ही है राजनीति में, वो कोई मामला नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो कि संघ संगठन और शिक्षक प्रतिनिधियों, इसमें पार्टी कहीं नहीं है। अगर पार्टी रहती तो मैं चुप बैठा रहता, फिर मैं क्यों बोलता, आपसे विरोध क्यों करता नियमावली का? सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत हुई? बातचीत करेंगे, अभी बातचीत नहीं हुई, बातचीत करेंगे। आप समझ रहे हैं जो कि वो लोग बाहर थे, बातचीत करेंगे। बातचीत देखिए एक दिन में होने वाला नहीं है, संघ संगठन भी अपना कर रहे हैं, तो बातचीत करने की उम्मीद लगाएं कि कुछ हो सकता है, नियमावली में कुछ सुधार हो सकता है। निश्चित रूप से उम्मीद तो लगाना चाहिए, उम्मीद लगाने की ही चीज है, उम्मीद लगाने की ही चीज है, इंतजार करने की ही चीज है। इसमें निश्चित हमने पत्र भी लिखा है, मैं आपको पत्र दूंगा, मैंने पत्र 3 पेज का लिखा है और पुनर्विचार के लिए सभी लोग अनुरोध कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो नई शिक्षा नियमावली को लेकर तमाम जो शिक्षक हैं या फिर शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके अंदर जो रोष देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर आंदोलन की भी उन्होंने आह्वान भी कर दिया है। राजधानी पटना में लगातार यह देखने को मिल रहा है, अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, जो सदन में हैं और सरकार से संवाद भी करते रहते हैं, तो आखिरकार उनका क्या राय है। और कोसी शिक्षक निर्वाचन सीट से जीत कर आए जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस नियमावली से संतुष्ट नहीं है, विरोध भी करते हैं और इस मुद्दे को लेकर, इस विषय को लेकर सरकार से जल्द ही वो बातचीत करेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।